नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जैसा कि आप लोग ये पार्ट देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, तो लाइक भी कर रहे हैं मेरे पार्ट्स को। तो ये हिंदी के लिए मैंने स्पेशली चालू की है ये सीरीज़, जिसमें हम हिंदी की बात कर रहे हैं। हिंदी ग्रामर से रिलेटेड चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, हिंदी व्याकरण, क्योंकि इसकी बहुत डिमांड है। पीएससी में भी हिंदी ग्रामर से क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के लिए, और व्यापम भी आजकल हिंदी पूछ रही है। एसआई में भी हिंदी आती है। एमपीएसआई की अगर बात की जाए तो लगभग एमपी के सभी एग्ज़ामों में हिंदी का वेटेज आजकल बढ़ रहा है और हिंदी अच्छी खासी दे रहे हैं वो लोग। कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे हिंदी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए हिंदी के वीडियोस बना पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को प्रोवाइड करा पाऊँ। ठीक है, पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है जिसमें हिंदी का विकास मैंने बताया हुआ है। आज ये पार्ट 2 है जिसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे हिंदी भाषा की वर्णमाला, या जिसको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट डिस्कस करेंगे, वर्णमाला डिस्कस करेंगे, स्वर व्यंजन के बारे में हम अच्छे से जानकारी लेंगे। किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कैसे याद रखना है चीज़ों को, वो आज मैं आप लोगों को डिस्कस करके बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले वर्णमाला में। तो वर्णमाला की बात करें तो वर्णमाला में वर्ण क्या होते हैं, लिखते जाइएगा आप लोग इस कॉपी में। तो वर्ण जो होता है ध्वनि है ना, ध्वनियों का सबसे पहला या प्राथमिक लिखित स्वरूप वर्ण कहलाता है। यानी कि ध्वनि का सबसे पहला है ना, या प्राथमिक लिखित स्वरूप वर्ण कहलाता है। तो क्या हो जाएगा ये प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक लिखित जो स्वरूप है वो वर्ण कहलाता है। क्वेश्चन ये एक बार ऐसा पूछा गया था पीएससी में कि प्राथमिक लिखित स्वरूप क्या कहलाता है, भाषा, लिपि, वाक्य, शब्द, वर्ण। तो आंसर क्या होगा, वर्ण होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं डेफिनेशन से भी। तो ये वर्ण हो गया आपका। अब बात करते हैं शब्द की, वर्ड। तो इसमें क्या हो जाएगा, वर्णों का सार्थक समूह। ठीक है, लिखते जाइएगा, वर्णों का, ये मेंस में आपको बहुत काम आएगा अगर डेफिनेशन याद है तो। सार्थक, ये आईएमपी पॉइंट है जो मैं बोल रहा हूं, सार्थक समूह। ठीक, सार्थक समूह शब्द कहलाता है। अब सार्थक का मतलब देख लीजिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कमल। कमल का मतलब आप लोग जानते हैं, कमल एक फूल है। ठीक, वर्ण इसमें क्या है, क एक वर्ण है, म एक वर्ण है और ला एक वर्ण है। ठीक, अब कमल ये वर्ड तो बन गया, ये तो सही वर्ड है। अब मान लीजिए इसी वर्ण से मैं बना देता हूँ ला मा का, मा ला का, या ला मा का, ला का मा। ठीक, तो लमक, मलक, लकम, तो ये है वर्ड, लेकिन सार्थक नहीं है ना, इसकी कोई मीनिंग नहीं निकल रही। सार्थक का मतलब मीनिंगफुल है ना, जिसकी कोई मीनिंग निकले। तो इसलिए बोला गया है कि वर्णों का सार्थक समूह। ये नहीं कि कुछ भी क प च जोड़ दिए तो वो वर्ड बन गया, नहीं, उसका एक अर्थ निकलना चाहिए, एक मीनिंग जरूर होनी चाहिए उस वर्ड की, तभी वो एक वर्ड कहलाएगा। कोई भी वर्ण जोड़ने से अगर कुछ मीनिंग बन रहा है तभी वो वर्ण कहलाएगा। ठीक, तो ये शब्द हो गया आपका। बात करते हैं वाक्य की, तो वाक्य क्या है, शब्दों का क्रमबद्ध समूह। अब सार्थक शब्दों का होगा यहाँ पे। ठीक है, सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह। ठीक, क्या क्रमबद्ध समूह जो कहलाएगा वो कहलाएगा आपका वाक्य। यानी कि कमल, ठीक, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, कमल एक वर्ड हो गया, एक, ये भी एक वर्ड हो गया, पुष्प भी एक वर्ड हो गया, है भी एक वर्ड हो गया। तो कमल एक पुष्प है, तो ये एक वाक्य सही लग रहा है। अब ऐसा हम लिख दें, इसको अगर उल्टा लिख दें, है एक कमल
पुष्प। तो ये भी एक तरीके से सही है एक कमल पुष्प, लेकिन ठीक है, लेकिन इसको हम वाक्य नहीं बोल सकते क्योंकि सार्थक होना चाहिए, उसकी भी मीनिंग निकलना चाहिए, है ना। एक पुष्प है कमल, या इसको लिख देंगे एक है कमल पुष्प, इस टाइप से लिख देंगे तो थोड़ा सा अटपटा लगेगा, तो इसलिए एक सार्थक मतलब क्रमबद्ध होना चाहिए। तो ये हो जाएगी आपकी वाक्य। वाक्य के बाद आएगा आपका भाषा। भाषा किसको बोलते हैं? ध्वनि। ध्वनि की जो है प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था, लिखते जाइए, इसको लिख लीजिए। ध्वनि प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था, ध्वनि प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों, विचारों को लिखकर, जो भी उनके भाव या विचार हैं उनको लिखकर या बोलकर प्रदर्शित कर सके, है ना। ध्वनि प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों, विचारों को लिखकर या बोलकर बातचीत कर सके, उसको हम भाषा बोलेंगे। तो ये डेफिनेशन आप लिख लीजिए, बहुत ही आईएमपी डेफिनेशन है। अब बात करते हैं हम लिपि की। क्या बात करते हैं? लिपि की। तो लिपि क्या बोलेंगे? अब भाषा हो गई, अब लिपि जो होगी किसी भी भाषा को लिखने का व्याकरणबद्ध, ठीक है, लिखने का व्याकरणबद्ध सांकेतिक ठीक रूप लिपि कहलाती है। सांकेतिक रूप जो है क्या कहलाएगी? लिपि कहलाएगी। सांकेतिक रूप क्या कहलाएगी? लिपि। तो सांकेतिक रूप हो गया आपका क्या? व्याकरण। ठीक है। तो अब बात करते हैं हम, ठीक, लिपि हो गई आपकी। व्याकरणबद्ध सांकेतिक रूप को लिपि कहते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वर्ण, शब्द, वाक्य, भाषा और लिपि। तो ये डेफिनेशंस आप लोगों ने लिख ली होगी। चलिए, तो अब मैं बात करने जा रहा हूं यहां पे स्वर की। स्वर क्या होते हैं? ठीक है, तो मूलतः हिंदी में जो उच्चारण में होते हैं स्वर व्यंजन, हम जानते हैं कि स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। तो अगर स्वर की बात करें तो स्वर जो है हमारे पास, देखिए कौन कौन से हमारे पास, मैं लिख रहा हूं, सबको पता होगा। आ, ई, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषिका, और उसके बाद एक लाइन खींचना बहुत ही ज़रूरी है। फिर ए, अब देखिए ए छोटा ए बड़ा ए नहीं होता, ए फिर ये भी ए ही है, नहीं तो इसको छोटा ए बड़ा ए नहीं, ए ही है। फिर ओ और औ, इसको गिनिए कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो देखिए ये हैं आपके 11 स्वर। किसी बुक में बात करें, लूसेंट की ही बुक में आपको मिलेगा कि जो है उच्चारण की दृष्टि से 10 स्वर होते हैं, जिसको वो ऋण को इसको नहीं गिनते हैं वो लोग। तो अगर आप व्यापम का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें कहीं आपको 3 आंसर मिलेंगे आपको व्यापम के एग्ज़ाम में। कभी वो आंसर 13 स्वर लेता है, कभी वो 10 स्वर लेता है और कभी वो 11 स्वर रहता है। तो 10 और 11 जो है इनमें हमेशा कन्फ्यूज़न रहती है, तो अधिकतर 11 ही आंसर आप लगाइएगा। उच्चारण की दृष्टि से जो स्वर हैं वो 11 होते हैं। आ, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषिका, ए, आई, ओ, औ, ये 11 होते हैं। लेकिन कई बुक्स वाले जो है ऋषि को स्वर नहीं गिनते, तो फिर उनकी 10 हो जाती है काउंटिंग। और 13 जो हैं, 13 स्वर की अगर बात करें तो वो स्वतंत्र मतलब परंपरागत रूप से इनकी संख्या जो है 13 मानी गई है। अब 13 में जो हमने तो अभी 11 देखे, तो वो 2 कौन से हैं? वो 2
कौन से हैं? तो जो वो दो रहते हैं वो अम और आहा की बिंदी है। वो जो दो स्वर जो हम बात कर रहे हैं 13 जो होते हैं ना, तो वो अम जो ये वाली बिंदी लगती है और आहा जो ये वाली बिंदी लगती है। विसर्ग इसको आप वो सेमीकोलन मत समझिएगा ये, ठीक। तो ये अम और आहा जो दो हैं इनको भी स्वर में रखा जाता है, तो इनको मिलाकर ये 13 हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर पूछेगा कि परंपरागत रूप से कितने होते हैं, तो परंपरागत रूप से 13 होते हैं, उच्चारण की दृष्टि से 11 होते हैं। लेकिन अगर 11 ऑप्शन में नहीं मिले तो आप 10 लगा सकते हैं, कि व्यापम के एग्जाम में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये स्वर की बात हुई। अब इसी स्वर में थोड़ा सा एक चीज़ और देखिए, दो भागों में विभाजित है, मैंने वो जो लाइन खिंचवाई थी याद रखिएगा। तो अब बात करते हैं हम अल्प स्वर की। अल्प स्वर, इसी को हम बोलते हैं लघु स्वर, इसी को हम बोलते हैं ह्रस्व स्वर, इसी को बोलते हैं हम छोटा स्वर, ठीक। तो ये कौन कौन से हैं? तो ये होते हैं 4 आपके। कितने होते हैं? ये टोटल 4 होते हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋ। ये होते हैं 4 आपके अल्प स्वर, याद रखिएगा। अब 4 अल्प स्वर हो गए, तो दूसरा जो बचा हुआ क्या है? दीर्घ स्वर जो है। तो दीर्घ स्वर कितने हो जाएंगे? तो दीर्घ स्वर जो हो जाएंगे आपके 7। अब 7 कौन कौन से हो जाएंगे बचे हुए? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ। ये हो जाएंगे आपके दीर्घ स्वर। तो छोटे स्वर या अल्प स्वर, ह्रस्व स्वर जो है छोटा आ, छोटी ई है, सॉरी ये वाला, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋ। ये आप लोगों का 4 हो गए अल्प स्वर। और दीर्घ स्वर की बात करते हैं तो 7 हैं आपके, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ। तो इनको याद करना बहुत ही जरूरी है। ये आपके स्वर थे। अब जो मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को व्यंजन, या जिसको हम बोल सकते हैं साधारण व्यंजन, साधारण व्यंजन। इसके लिए आप लोगों को एक टेबल बनानी है और वो टेबल आपको याद रखना है, ठीक है। वो टेबल बिल्कुल रट लो, 10 बार रटना पड़े रट लो। मतलब कोई नींद में भी जगा के अगर पूछे तो वो आपको याद रहना चाहिए जो मैं टेबल बता रहा हूं। अगर वो याद नहीं होगा तो फिर ग्रामर आपसे नहीं बनेगी, बिल्कुल कंठस्थ। तो सबसे पहले का वर्ग। का वर्ग क्या होता है? का, ख, ग, घ और क्या पढ़ेंगे इसको? तो क, ख, ग, घ, रा, ठीक। ये हो गया आपका का वर्ग। अब इसके बाद होगा चा वर्ग। चा वर्ग में क्या होगा? चा, छ, ज, झ और इसको हम क्या पढ़ते हैं? इया पढ़ते हैं ना, इया। ये आ नहीं है, ये है इया। चा छा हो गया। अब टा वर्ग, ता है ये, ठीक। टा टमाटर का टा वर्ग। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? टा, ठा, डा, ढा ढक्कन का, ठीक, और ड़ा, ठीक। उसके बाद ता वर्ग। ता वर्ग में जो है ता, था, दा, धा और ना। ता, था, दा, धा, ना। बचपन में पढ़ा था हमने, जो हिंदी मीडियम के हैं मोस्टली उनने तो पढ़ा ही होगा। पा वर्ग। तो पा का क्या हो जाएगा? पा, फा, बा, भा और मा। ये आपको सबसे पहले याद करना है। किसी ने बोला नींद में उठाए कि भाई टा वर्ग बताओ, तो टा, ठा, डा, ढा, णा बिल्कुल बोल देना चाहिए। ता बोला तो ता, था, दा, धा, ना। पा, फा, बा, भा, मा बिल्कुल याद होना चाहिए। अब इसकी नंबरिंग होती है 1, 2, 3, 4, 5। अब ऐसा नहीं कि 4 स्टार्ट होगा तो 6, 7, 8, 9, 10 होगा। चा भी जो रहेगा ये 1, 2, 3, 4, 5। ये भी होगा 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे ही ये भी होगा 1, 2, 3, 4, 5। ये भी हो जाएगा 5, 4, 3, 2,
1, ऐसे सब जो है 1 2 3 4 5 रहेगा, ऐसा नहीं कि 6 7 8 नहीं बढ़ाएंगे, सब 1 से 5 1 से 5 1 से 5 है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। अब इसमें जो है पांचवा वाला, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसमें क्या है आपका, इसको मैंने इसीलिए से ये बनाया हुआ है। इस वाले जो लास्ट वाला जो पांचवा आपका कॉलम है, इसको बोला जाता है पंचमाक्षर। क्या बोला जाता है, याद रखिएगा, पंचमाक्षर। इसको बोला जाता है पंचमाक्षर। अब इसमें जो पंचमाक्षर है, पंचमाक्षर या इसको बोला जाता है अनुनासिक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अनुनासिक। या तो पंचमाक्षर बोलेंगे या अनुनासिक बोलेंगे। अनुनासिक क्यों, क्योंकि जब इनको आप यूज करोगे तो ना मतलब नाक का यूज होता है, इया, णा, ना, मा, तो नाक का यूज होता है, इसलिए इसको अनुनासिक बोलते हैं, है ना। और ये पंचमाक्षर बोलते हैं। क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा कि पंचमाक्षर क्या होते हैं इनमें से, या फिर ऐसा दे देगा कि इनमें से पंचमाक्षर कौन सा है, चा, छा, धा और माँ, तो आंसर क्या हो जाएगा, माँ। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी एसआई में ही पूछा गया था, एमपीएसआई में शायद पूछा गया था, कि स्टूडेंट बता रहा था, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब पंचमाक्षर, कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर पंचमाक्षर होता क्या है, तो मैं बता दे रहा हूं कि पंचमाक्षर, देखिए, एक पंचमाक्षर होते हैं और एक दगदाक्षर होते हैं, ठीक है। पंचमाक्षर और दूसरा जो होता है वो होता है क्या, दगदाक्षर होता है, ठीक। तो पंचमाक्षर क्या होता है, ये अशुभ अक्षर होते हैं, इनको हम अशुभ अक्षर भी बोलते हैं। मतलब इससे जो है किसी भी कविताओं का शुभारंभ नहीं किया जाता, है ना। आजकल तो कुछ भी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन पहले अगर सिस्टमेटिक आप देखेंगे तो इनसे कविताएं नहीं मिलेंगी, ड़ा से नहीं मिलेंगी, ना से नहीं मिलेंगी, तो इनको अशुभ अक्षर के रूप में माना जाता है। अब दगदाक्षर क्या होते हैं, तो दगदाक्षर जो होते हैं वो हो जाएंगे, मतलब शुभ अक्षर हो जाएंगे। तो दगदाक्षर, अब कभी कभी पूछ लेता है दगदाक्षर या शुभाक्षर, है ना, दगदाक्षर या शुभाक्षर। देखिए लिखते जाइएगा, किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको। तो दगदाक्षर या शुभाक्षर जो होते हैं वो कितने, 15 होते हैं वो, ठीक। और ये कितने हैं, 5 आपके पंचमाक्षर हो गए, ठीक। तो ये था। तो ये आप लोगों को सबसे पहले तो याद करना पड़ेगा अगर हिंदी आपको सीखनी है। तो जब भी आप अगला पार्ट देखेंगे उससे पहले ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये याद रहेगा तो आपको समझ में आएगा। तो क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, या ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, ध, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब कुछ चीज़ें जो है मैं बताने जा रहा हूं उनको भी नोट कीजिए। जैसे कि मैंने बताया था अम और आहा, तो ये अम और आहा जो है, ठीक, अम और आहा, इसको बोला जाता है अयोग्य वाहु। इसको बोला जाता है अयोग्य वाहु। तो इनको जब मिला देते हैं तब हमारे 13 स्वर हो जाते हैं, अदरवाइज 11 हैं और व्यापम के हिसाब से 10 हैं, ठीक। यानी कि उच्चारण की दृष्टि से 11 हैं, व्यापम के हिसाब से, उच्चारण की दृष्टि से 10 हैं, लूसेंट के हिसाब से भी 10 हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूं मेरे हिसाब से 11 है, आप 11 ही याद रखिएगा। और 13 जो है परंपरागत दृष्टि से उसमें अहम और आहा को भी जोड़ लिया जाता है, ठीक। अब जो ये अहम है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है अनुस्वार। क्या बोला जाता है, अनुस्वार या अनुस्वर बोला जाता है। और ये जो आपका अहम है इसको विसर्ग तो हम बोलते ही हैं, ठीक, विसर्ग। अब एक चंद्र बिंदु भी होता है हमारा, ये स्वर व्यंजन नहीं है, चंद्र बिंदु इसको बोलते हैं हम, ठीक, चंद्र बिंदु बोलते हैं। तो चंद्र बिंदु जो है ना, इसको क्या बोलते हैं, चंद्र बिंदु को बोलते हैं अनुनासिकता। ये आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी, अनुनासिकता। तो क्वेश्चन अगर पूछ लेगा, जैसे यही 3 ऑप्शन दे दे, अहम, आहा, अहम, विसर्ग और चंद्रबिंदु, पूछ लेगा इनमें से कौन सा अनुनासिक है या अनुनासिकता के श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो वो हो जाएगा आपका चंद्रबिंदु। क्या हो जाएगा, चंद्रबिंदु हो जाने वाला है। अब बात कर लेते हैं, एक उच्छेप्त चीज होती है, उच्छेप्त
और द्विगुण या द्विगुणी या दो गुण वाले। तो ये जो होते हैं आप सभी को पता होगा, एक होता है डा डमरू का और एक होता है ढा ढक्कन का। तो इसको हम रड़ा भी बोलते हैं और ये भी पढ़ाई भी बोलते हैं, है ना। तो ये होते हैं द्विगुणी, मतलब जहाँ पे ढक्कन का यूज होगा तो आप ढक्कन लिख लेंगे। अब जैसे पढ़ाई लिखना है तो पढ़ाई नहीं होता वो, है ना, वो पढ़ाई होता है ना। तो इस टाइप से इसको लिखा जाता है, इसलिए इसको दो गुण में बोला जाता है, द्विगुण, इसलिए इसको द्विगुणी बोला जाता है। अब कुछ चीज़ें और देखते हैं जो आईएमपी हैं। एक लिखते जाइएगा इसको पॉइंट बना के आप अपनी कॉपी में। अंतस्थ, अब देखिए आप लोग ये मत कीजिएगा कि हमने वीडियो यूट्यूब से डाउनलोड कर लिया, ऑफलाइन मोड में सेव कर लिया, देख लेंगे। कॉपी में लिखोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। डाउनलोड करने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वीडियोस को डाउनलोड मत किया कीजिए, क्योंकि हम फिर निश्चित हो जाते हैं कि यार वीडियो हमारे पास डाउनलोड तो बड़ा है, पढ़ लेंगे। वो नहीं करना है, ऑन द स्पॉट पढ़िए और कॉपी में लिखते जाइए। तो अंतस्थ अर्धस्वर, ठीक, ये होते हैं चार, या, रा, ला और बा, ठीक, या, रा, ला, बा। तो ये चार होते हैं आपके, ठीक है। अंतस्थ व है ये, ठीक, व, ठीक। तो अंतस्थ क्वेश्चन पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा अर्धस्वर है, तो या, रा, ला, बा चारों हैं, ठीक। अगला उष्ण, उष्ण या संघर्षी। तो उष्ण यानी गर्म या संघर्षी में क्या हो जाएगा, शा, सा, सा और हा। देखिए इनको जब आप उच्चारण करेंगे, इनको आप बोल के देखिए, तो इसमें आपको बोलने पे क्या महसूस होगा, बोलने पे आपको ये महसूस होगा कि गर्म हवा निकल रही है या थोड़ी सी मतलब मेहनत पड़ रही है, थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ रहा है, शा, है ना, हा, मतलब बोलने में थोड़ा सा संघर्ष हो रहा है ना, उच्चारण में थोड़ा सा जोर लगेगा, इसलिए इसको संघर्षी बोलते हैं। और गर्म हवा निकलती है मुंह से, इसलिए उष्ण बोलते हैं। आप सा बोल के देखिए, शा गर्म हवा निकलेगी, हा गर्म हवा निकलेगी, सा। तो इसलिए इनको उष्ण या संघर्षी बोला जाता है। अब तीसरा जो पॉइंट बता रहा हूं मैं, संयुक्त व्यंजन बता रहा हूं। संयुक्त व्यंजन ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा छा, छतरी वाला, त्रा, त्रिशूल वाला, ज्ञा, ज्ञानी वाला। अगर रामदेव बाबा के हिसाब से बोखें तो इसको ज्ञान बोलते हैं, वो ज्ञान नहीं है, वो जा पढ़ते हैं, ज्या पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये श्री वाला सा। अब ये संयुक्त क्यों बोलते हैं, संयुक्त का मतलब होता है किसी चीज से मिलके बनना। जब किसी चीज को आप मिला दोगे, मिला के बनाओगे तो वो हो जाएगा संयुक्त। तो जब कोई चीज मिलके बनता है तो उसको हम बोलते हैं संयुक्त। तो ये व्यंजन मिलके बन रहे हैं, मतलब किसी और की सहायता से बन रहे हैं, तो क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैं बता रहा हूं आपको, नोट कीजिएगा। तो जो छा छतरी वाला है वो किस किस से मिलता है, आधा का से और प्लस सा षटकोण वाले से मिलके बन जाता है आपका छा। त्रिशूल वाला ता की बात करें तो ये आधा ता से और रा को मिला दोगे तो ये त्रा बन जाएगा आपका। गा ज्ञानी का है तो वो बनता है आधा जा से और आपका इया से, ठीक। और एक और चीज से बनता है, याद रखिएगा, आधा गा से प्लस या से, और जो वो है ये बनता है आधा शा से शक्कर वाला और प्लस रा से। तो ये जो है आईएमपी है, बहुत ही आईएमपी है, याद रखिएगा। पेपर में पूछ लिया जाता है कि ज्ञानी का किस किस से मिलके बनेगा, तो ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन हो जाते हैं। ये चारों पॉइंट बहुत ही आईएमपी है, कॉपी में लिख लीजिए, याद कीजिए। अब इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि अब जो कविताएं वगैरह कुछ कुछ लिखी जाती है, तो अरबी फारसी जो है लैंग्वेज का यूज़ होता है। तो जैसे ख है ना, ख नहीं ख है ना, ग, ये ऐसे बिंदु लगे रहते हैं उनमें, जा नहीं जा, ये जिनके भी बिंदु लग जाए तो वो अरबी फारसी। जैसे कि एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, गजल नहीं होता, गजल होता है, गजल होता है, नॉट गजल, है ना। खान नहीं होता, बिंदु लगी रहती है,
खान होता है, खा, माय नेम इज खान में नहीं बताता खा खा खान, तो वही, तो गज़ल होता है और खान होता है, ठीक है, तो गज़ल याद रखिएगा। कुछ इंग्लिश वर्ड भी हैं हमारे पास जिनको हमने लिया हुआ है, बहुत तेज़ी से यूज़ होता है। ओ है ना, ये ओ वाली मात्रा, ट्रा वाली मात्रा, ड्रा, ये सब भी इंग्लिश का यूज, जैसे डॉक्टर है ना, डॉक्टर चिकित्सक होता है हिंदी में, लेकिन अधिकतर डॉक्टर यूज हो जाता है। ट्राई है ना, ये सब हम यूज़ करते हैं, तो ये अंग्रेजी के वर्ड होते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि डॉक्टर कहाँ का है, ओ कहाँ का है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, व्यंजन की बात कर रहे थे, तो कुल व्यंजन जो होते हैं, देखिए बुक्स में कहीं भी आपको गलत भी मिल सकता है डेटा, तो प्लीज़ मैं जो बता रहा हूँ वो एकदम सही डेटा है। कुल व्यंजन 39, मूल व्यंजन 33 याद रखिएगा, मूल व्यंजन 33 याद रखिएगा। अब जो मैंने वो चार्ट बताया हुआ था, उस चार्ट के बारे में फिर से वो चार्ट मैं बना रहा हूँ, आप लोग भी बनाइएगा। देखिए मैं बना रहा हूँ, मैं चाहता तो पीछे वाली स्लाइड पे जाके आपको समझा सकता था, लेकिन मैं फिर से बना रहा हूँ, ठीक है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ठीक है, ता वर्ग और पा वर्ग। इसमें क्या क्या था, क, ख, ग, ग, सॉरी, फिर च, छ, ज, झ और इया, ट, ठीक, ठ, ड, ढ और न, ण, फिर त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। ये था आपका 1 नंबर, ये था 2 नंबर, ये था 3, ये 4 और ये 5, ठीक। अब बात करें तो अब जो मैं बता रहा हूँ एक ट्रिक, क वाले को के याद रखिए, च वाले को टी याद रखिए, ट वाले को म याद, एम याद रखिए, और इसको द और इसको अ, ठीक। KTM द, KTM द याद रखना पड़ेगा। ये क्यों है अब देखिए मैं बता रहा हूँ। KTM द, के से है कंठ, ता से है तालुब्य, तालु, मा से है मूर्धन्य यानी कि मुख, मूर्धन्य, दा से है दंत और आ से है ओष्ठ यानी कि ओठ, लिप्स। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है कि का जो है किस वर्ग का है, तालुव्य वर्ग का है, मूर्धन्य का है, दंत का है, ओष्ठ का है, या का उच्चारण कहाँ से होता है। तो देखिए का बोलिए, का कंठ से आवाज आती है, ख कंठ से आवाज आती है, ग कंठ से आवाज आती है, घ, ड़ सब कंठ से आवाज आती है। अब तालुव्य की बात करें, तालु यानी कि ये जो ऊपर जीभ से आप टच करते हैं, तालु मुंह का ऊपरी हिस्सा, तो वो चा वर्ग के जितने भी हैं तालु से बोलते हैं। देखिए चा जीभ ऊपर टच होगी, छा, जा, झा, या आप इनको बोल के देखिए, बोलेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। वीडियो देखिए और उसके साथ मैं बोलने को बोल रहा हूँ, तो आप बोलिए तो आपको समझ में आएगा। चा ऊपर टच होगी जीभ, चा, छा ऊपर टच होगी जीभ, है ना। अब मूर्धन्य यानी कि मुंह की बात करें तो टा, ठा, डा, ड़ा, णा, मतलब ढा ढक्कन का, डा डमरू का, है ना। तो ये बोलने में आपको मुंह से बोलना पड़ेगा, होठ खोल के भी आप बोल सकते हो। टा, ठा, डा, ड़ा। तो इस टाइप से जब आप बोलोगे तो होठ की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ये मुंह से आवाज़ निकलती है, ठीक है आपकी। अब दंत, तो ता, था, दा, धा, ना, जब आप ये बोलेंगे ना तो देखिएगा आपकी जीभ जो है दांत में टच होगी। गौर कीजिएगा, ता बिना दांत में टच करे बोलिए, बोल ही नहीं पाएंगे। ता, था, दा, धा, ना, ये दांत में टच होते हैं। अब ओष्ठ की बात करें यानी कि ओठों की मदद से जिसको बोला जाता है, तो पा, फा, बा, भा, मा। अब बिना होठ के जरा बोल के दिखाइए, पा, फा,
बा, मा, भा, ये सब बोल के दिखाइए। आप नहीं बोल पाएंगे बिना होठ की मदद से, तो इसलिए ये बनाए गए हैं KTM दा। इसको याद रखिएगा, KTM दा, ये ट्रिक है KTM दा। तो इससे क्या हो जाएगा, का वाला जो है वो कंठ से बोला जाता है, चा वाला जो है तालव्य से बोला जाता है, और जो टा वाला है वो मुख या मूर्धन्य से बोला जाता है, मूर्धन्य, और दंत यानी दांत से तावर्ग बोला जाता है, और ओठ की मदद से पावर्ग को बोला जाता है। याद रखिएगा, ठीक, याद रखिएगा, इसलिए मैंने अगेन लिखवाया हुआ है। अब ये आपने लिखा हुआ है, ठीक। अब मैं कुछ चीज़ें और आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपने अगर लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। ये लिख लीजिए, इसको क्लियर कर रहा हूँ, फिर मैं आपको थोड़ी चीज़ें और बताने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ यहाँ पे वो बता रहा हूँ क्या, अल्प प्राण। अल्प प्राण, तो अल्प प्राण क्या होता है, सभी वर्ग के 1, 3 और 5। तो 1, 3, 5 सभी वर्ग के, यानी कि जैसे कि मैंने आपको वो टेबल बताई थी, मैंने इसीलिए बोला था टेबल याद रहना चाहिए, का, खा, गा, घा, या। तो ये था, तो 1, 3 और ये 5, तो सभी वर्ग के, अब चा हो चाहे टा वर्ग हो या पा वर्ग हो, कुछ भी हो, तो 1, 3, 5 जो होगा, जैसे ये का वर्ग का 1, 3, 5 क्या हो गया, का, गा और या लड़ा। फिर उसके बाद अणा के बाद क्या, चा वर्ग की बात करें तो चा, फिर जा, है ना, और फिर आपका अणा, ये होगा। तो ये 3 होगा, तो ये फर्स्ट, ये थर्ड और ये फिफ्थ। तो ये जो जितने भी सभी वर्ग के 1, 3, 5 जो है, इनको अल्प प्राण बोला जाता है। अब अल्प प्राण इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको बोलने में कम मेहनत लगती है। देखिए, जैसे बोलिए का, गा, चा, जा, णा, तो कम मेहनत लग रही है इसको बोलने में। अब एक महाप्राण होता है, तो ये ऐसे याद रखेंगे कि जैसे बोला अल्प प्राण 1, 3, 5, महाप्राण बचा कौन सा, 2 बचा हुआ है और 4 बचा हुआ है, क्योंकि 5 ही तो थे, 1, 2, 3, 4, 5, तो बचा हुआ महाप्राण हो जाएगा। अब महाप्राण खा, खा, मतलब थोड़ी सी कंठ को मेहनत करनी पड़ेगी, खा, है ना, घा, चा, छा, जा, झा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही, इसलिए इसको महाप्राण बोलते हैं। तो महाप्राण हो जाएगा 2, अल्प प्राण हो जाएगा 1, 3, 5। तो आपको याद रहे, क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में, ठा क्या है, तो ठा हो जाएगा आपका महाप्राण। पेपर में आ जाएगा माँ क्या है, अल्प प्राण, णा क्या है, अल्प प्राण, गा क्या है, अल्प प्राण, था क्या है, महाप्राण। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा, इसलिए वो टेबल याद होनी बहुत ही जरूरी है। आप उसका अर्थ समझ रहे होंगे कि मैंने क्यों बोला था कि ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक। अब थोड़ी सी बात करते हैं सघोष। सघोष और घोष, ठीक, साघोष और घोष, इसका मतलब होता है कंपन, वाइब्रेशन, ठीक, कंपन होता है। तो इसमें भी फिर 3, 4, 5, यानी कि हर वर्ड का 3, 4, 5, यानी कि अगर पहले की बात करें तो तीसरा क्या हो जाएगा, गा, घा, फिर उसके बाद 3, 4, 5 में क्या हो जाएगा, जा, झा, या, फिर उसके बाद हो जाएगा डा, ढक्कन का फिर, और फिर ना। तो ये जो है आपके जो है ये वर्ड हो जाएंगे, है ना। इसमें यहाँ पे यहाँ आएगा, ड़ा नहीं आएगा। तो इस टाइप से ये जो वर्ड हैं आपको याद होने चाहिए, तभी आप बता पाओगे। तो 3, 4, 5 जो क्या है, सघोष हैं, यानी कि इसमें कंपन होता है बोलने में, ग, वाइब्रेशन होता है, ज, झ, कंठ में वाइब्रेट होता है, णा, तो ये वाइब्रेशन होता है इसमें, ठीक। अब सघोष के बाद एक क्या बचा, अघोष बचेगा भाई। तो अघोष क्या हो जाएगा, 1 और 2। अब देखिए, क बोलिए, वाइब्रेशन नहीं होगा, क, ख, है ना, गा नहीं, सॉरी, दूसरा है ना, तो टा, ठा, ता, था, पा, फा, तो इनमें ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं होगा, तो इसलिए इसको अघोष भी बोला जाता है। अब एक होता है द्वित व्यंजन, इसको बता रहा हूँ मैं, लिख लीजिए। एक होता है द्वित व्यंजन। तो द्वित व्यंजन वो होता है जैसे कि दिल्ली, दिल्ली लिखा तो दिल्ली में आधा ला रिपीट हुआ ना, तो इसमें ला हो जाएगा द्वित व्यंजन, बिल्ली, ठीक। इसमें भी आधा ला रिपीट हुआ तो इसमें भी ला, बिल्ली। बच्चा, चा, इसमें द्वित। क्वेश्चन ऐसे लिख देगा, दिल्ली में कौन सा वर्ण द्वित व्यंजन है, तो वो हो जाएगा ला। बच्चा में कौन सा वर्ण जो है व्यंजन है, तो वो क्या हो जाएगा, चा।
इस टाइप से। अब देखिए क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि या क्या है, सा क्या है, तो इस टाइप से थोड़ा सा और लिख लीजिए। एक जो मैं बता रहा हूँ, या, रा, ला, ठीक, यारा, ला और वा, ये चारों जो हैं अल्प प्राण हैं, चारों जो है अल्प प्राण है और ये सघोष भी हैं, अल्प प्राण है और ये सघोष भी हैं। अब बच गया आपका क्या, सा, ठीक, सा और सा, ये तीनों जो हैं आपके महाप्राण हैं, ये तीनों आपके महाप्राण हैं और अघोष हैं, अघोष हैं। और एक बचा हुआ है आपका हा, तो हा जो है एक अलग है थोड़ा सा, ये सघोष है और महाप्राण है। हा ही IMP है क्योंकि हा अधिकतर पूछा जाता है, ठीक, याद रखिएगा, ठीक। तो इस पार्ट में हमने जो है आपको पूरा हिंदी का जो वर्णमाला थी, जो भी IMP फैक्ट थे वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो अब आपका काम है कि सबसे पहले टेबल को याद करना। BDS एक बार में समझ में नहीं आएगा, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, अपने नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए। हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है, आसान है अपने लिए, बाकी बाहर जो लोग आके सीखते हैं उनको टफ पड़ती है क्योंकि इसकी व्याकरण बहुत ही टफ है। आपको याद करना पड़ेगा, चीज़ों को याद रखना पड़ेगा, तभी आपसे चीज़ें बन पाएंगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जैसा जैसा मैं आपसे बताता जा रहा हूं, आप प्लीज़ वैसा वैसा करते जाइए और चीज़ों को याद करते जाइए। आप लोगों के लिए हिंदी में बहुत आसान बना दूंगा। अभी पार्ट 2 है, ऐसे ही कई पार्ट लाऊंगा जिसमें पूरी हिंदी कवर हो जाएगी। फिर आपके हर एग्जाम में आपसे हिंदी के क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। लूसेंट बुक ले लीजिए, उसमें कुछ चीज़ें गलत हैं तो वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि क्या गलत है क्या सही है, बाकी अदरवाइज बुक अच्छी है। और अदरवाइज़ अगर आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो कोई अगर आपका BA MA का फ्रेंड हो जो हिंदी से BA MA कर रहा हो हिंदी लिटरेचर, तो उनकी बुक से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो नाउ अब आपका टाइम है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। जो हमारा YouTube है उसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा Facebook पेज है स्कॉलर एलाइट, उसको भी लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को भी लाइक कीजिए अगर पसंद आ रहा हो तो। उसके बाद अगला काम, एक व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी कुछ चीज़ें मैं अपडेट करता रहता हूं ताकि आप लोगों के साथ मैं पूरी चीज़ें शेयर कर पाऊं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।